नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने और चांदी के भाव की। और हमारे साथ निर्मल बैंक से कुणाल शाह जी हैं। कुणाल जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने प्रिडिक्ट किया था कि सोना $2700 तक जाएगा और कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच भी गया, तो ये जो तेजी आई इसको आप कैसे देखते हैं, अभी रिसेंट तेजी जो आई है? आई थिंक द रिसेंट तेजी जो हमने गोल्ड में देखी है उसमें मेजर फैक्टर रहा था यूएस का रेट कट। और उसके बाद जो सेकंड फैक्टर था जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, दैट वाज डेफिनेटली द ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न in the Middle East, where Israel has been very aggressive with its stance towards the Iranian proxies। और हमने यमन, लीबिया, सीरिया, गाजा सब जगह पे इसराइल को अटैक करते हुए देखा। सो और उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया। सो ये बहुत ही बड़ा बड़ा चीज़ है। सो देर इज अ बिग फियर आफ्टर दिस इवेंट that whether this will be a full-fledged crisis in the Middle East or this will be just one of instance. So after the US rate cut, the geopolitics have played its role। और गोल्ड में जो हमने $27 तक की जो तेजी देखी है उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो कुणाल भाई, अगर यहाँ से आगे बात करें तो क्या अब तेजी जिसको कहते हैं एक सर्टेन लेवल पर आ चुकी है, और यहाँ से लोग डिक्लाइन की कुछ बातें भी चल रही हैं कि यहाँ से गिरावट आएगी। तो अभी कैसे देखते हैं, यहाँ से कोई गिरावट की संभावना बनती है या यहाँ से नई ऊंचाई की तैयारी कर रहा है सोना? ओके, सो वीरेंद्र जी, मैं जनरली बहुत क्लियर बात करता हूँ और आई ट्राई टू गिव अ व्यू। सो वो व्यू में आइदर आई विल गो रॉन्ग और आई विल गो राइट, देयर विल नॉट बी एनी डिप्लोमेटिक स्टांस। सो व्हाट आई थिंक अबाउट कि आगे जाके क्या हो सकता है गोल्ड के प्राइजेस के लिए। तो सबसे पहले एट दिस रेट, ओके, आपको कोई एक दो महीने के लिए व्यू लेके काम करना है, वो टाइम नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम व्हेन यू टेक अ 1 मंथ 2 मंथ व्यू और दिवाली तक। सो लोग मुझे पूछते हैं, कुणाल दिवाली तक क्या लग रहा है गोल्ड? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट 1.5 2 महीने का। जहाँ पे हमने गोल्ड का प्राइस, मुझे याद है जनवरी में या दिसंबर में, जब मैंने आपके साथ दिसंबर जनवरी में शो किया था, वो टाइम पे 1900 $1950 का रेट था। आज गोल्ड $2700 का रेट है। ओके, सो कैसे, मतलब जब 700 800 डॉलर की रैली आ गई है इन अ मैटर ऑफ व्हाट 10 मंथ्स, तो 10 महीने में इतनी बड़ी रैली, 30% की अपसाइड हमने आते हुए देखी है गोल्ड में। तो अभी हम लोग 1 महीने का, 2 महीने का व्यू, 3 महीने का व्यू ले ही नहीं सकते। अभी थोड़ा लंबा व्यू, लंबी बात, आगे का क्या विजन रहेगा, क्या डाउनसाइड रहेगा, पोटेंशियल, ये सब के ऊपर फोकस करते हुए मैं आपको गोल्ड का व्यू दूंगा। सो मेरा व्यू ऐसा है, गोल्ड का आउटलुक अभी भी बुलिश ही है। ओके, सो मैं नया टारगेट देने देने के पहले क्यों बुलिश है उसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा। सो आप अगर हिस्ट्री स्टडी करते हैं, सो हिस्ट्री में जब जब इरेशनल मनी प्रिंटिंग हुआ है तब तक हमेशा वर्ल्ड वॉर हुई है। ओके, सो 2021 में जब यूएस, यूरोप, जापान, ये सब ने, यूके, सब ने जब मनी प्रिंटिंग किया, सो फाइनेंशियल मार्केट की हिस्ट्री में ऐसा कभी प्रिंटिंग हुआ ही नहीं है। जो नोट छपी है, जो पैसे छपे हैं, सो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोग कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी कमोडिटी की बात करेंगे, उसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज पैसे का वैल्यू गिर रहा है। ओके, सो यूएस का इन्फ्लेशन भले 9% से घट के 2.5% आ गया है, बट द ओवरऑल इन्फ्लेशन इज स्टिल हाई बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी, जब इतना सारा पैसा सिस्टम में फ्लोट कर रहा है तो पैसे का वैल्यू कम हो रहा है बहुत तेजी से। सो आपको ऐसा लगता था आज से 3 साल पहले या 5 साल पहले कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, मैं तो मेरी लाइफ मजे से निकाल दूंगा। बट वो 5 साल में 10 करोड़ की वैल्यू हो गई है एज एज गुड एज 5 करोड़। सो क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजें के भाव, पहले मैं आईफोन लेता था 50,000 60,000 का आईफोन लेता था, आज 1.5 लाख के नीचे कोई फोन नहीं है। सो हर एक चीजों, पैसे की वैल्यू गिर रही है। सो नाउ पैसे की वैल्यू क्यों गिर रही है? बिकॉज सेंट्रल बैंक ने इतने पैसे छापे जो आज तक छपे ही नहीं है।
तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है गोल्ड प्राइसेस के ऊपर रहने का। पैसे की वैल्यू नहीं है, सेंट्रल बैंक छाप रही है, तो इसी वजह से डी डॉलराइजेशन प्रोसेस चालू हो गया है। सब लोग अपने पैसे ऐसी एसेट में रखना चाहते हैं जिसमें जिसकी वैल्यू बढ़ेगी और जिसकी प्राइस बाद में बढ़ेगी। सेकंड, जो सबसे बड़ा, जब जब इतिहास में ऐसा मनी प्रिंटिंग हुआ है तब तक हमेशा वर्ल्ड वॉर हुआ है। 1920s 1950s ऐसे ही मनी प्रिंटिंग हुआ था, एंड देन इट फॉलोड बाय वर्ल्ड वॉर वन, देन इट फॉलोड बाय वर्ल्ड वॉर टू, एंड वी आर, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर एट वर्ल्ड वॉर थ्री। ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर थ्री चालू ही है। रशिया यूक्रेन साइबर अटैक, आज आपने देखा इजराइल ने वो पेजर अटैक, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंकना, पूरा मिडल ईस्ट रीजन इज ऑन फायर राइट नाउ एक्सेप्ट सऊदी, ओमान, कतार, ये सब जो नेशंस है, यूएई, ये सब इन्वॉल्व नहीं हुआ है। बट एट सम पॉइंट इवन हमने देखा ईरानियन प्रेसिडेंट को कहते हुए दूसरे मिडल ईस्टर्न कंट्री को ज्वाइन करने के लिए रिकमेंड की, दे वर आस्किंग देम टू ज्वाइन इन देयर क्वेस्ट। सो ये सब जो सिनारियो है क्यों होता है? तो जब जब ये वेस्टर्न सेंट्रल बैंक इतने पैसे छापते हैं, इनको आगे कुछ करना समझ में आता नहीं है, यही वॉर करते हैं। व्हाट इज, मैं जस्ट आज मेरी टीम के साथ डिस्कस कर रहा था, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक लास्ट 2 महीने 3 महीने में इंटरनेशनली कौन सा था? डिफेंस स्टॉक लॉकहीड मार्टिन, जो जेट बनाता है, फाइटर जेट, $450 का रेट था उसका 2 महीने पहले, आज $610 का रेट है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एंड आवर व्यूअर्स इज कि आगे जाके क्या जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे होने वाला है। रशिया यूक्रेन से रशिया नेटो होगा कि नहीं, वो मुझे नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। ये इजराइल और गाजा के बीच में है, इजराइल और हमास के बीच में चल रहा था। इसके बाद हाउती आया, इसके बाद लेबनान से आया, इसके बाद अभी ईरान आ गया, और अभी ईरान ने डायरेक्ट इजराइल पे अटैक किया। सो ये डे बाय डे सब बढ़ते जा रहा है। सो ये फुल फ्लैज जब क्राइसिस अगर हो जाएगा, तो ऐसे टाइम में आपके पास गोल्ड नहीं होगा तो क्या होगा? सो वैल्यू किसकी बढ़ने वाली है? पैसे की वैल्यू बढ़ने वाली है? नहीं, गोल्ड की वैल्यू बढ़ने वाली है। सो आप 3 महीने 6 महीने का होराइजन से ये रेट पे गोल्ड बाय मत करो। अगर आप ये रेट पे गोल्ड बाय कर रहे हो, तो आप 1 साल 1.5 साल 2 साल में जो भी अनसर्टनिटी आने वाली है, वो अनसर्टनिटी के सामने आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, वो कैलकुलेशन के साथ आप गोल्ड में बाइंग कीजिए। बिकॉज 3 महीने में क्या होगा वो बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा समझ में आ रहा है कि 1 साल 2 साल बाद ये जो अभी समझो फॉर एग्जांपल वॉर के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ओके, फिर से इन्फ्लेशन आ गया तो रेट कट तो होगा ही नहीं। रेट कट नहीं होगा तो रेट बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि उनको अपनी डेट्स, वेस्टर्न सेंट्रल बैंक को अपनी डेट सर्विस करना मुश्किल हो जाता है। यूएस का ये साल डेट का इंटरेस्ट जो उन्होंने पे किया बॉन्ड के ऊपर, वही अमाउंट था रफली 850 to 900 बिलियन डॉलर्स। तो कैसे ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे? तो आगे आगे करेगी क्या? यही होने वाला है, ये सब वॉर को इंकरेजमेंट मिलेगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर होता है ना तो सब 0-0 हो जाता है, और जब 0-0 हो जाता है तब नया काउंटिंग स्टार्ट होता है। सो प्लीज, आई रियली होप एंड प्रे ऐसा कुछ होए नहीं, ओके। बट ऐसे ऐसा सब हो सकता है आगे जाके, और ऐसा सब होता है तो आपके पास क्या रहेगा जिस जो आपको बचाएगा? तो वो गोल्ड ही है। गोल्ड में अभी भी कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। $80 $100 का करेक्शन छोटा मोटा विद द टाइम आएगा, और वो करेक्शन में आपको ऐड करना है गोल्ड, और गोल्ड नेक्स्ट साल कंजर्वेटिवली $3,000 के टारगेट को अचीव करने वाला है, ऐसा मेरा फोरकास्ट है। सो आपने कहा कुणाल भाई कि 2-3 साल, तो 2-3 साल का मतलब क्या व्यू है? सो ये मुझे लगता है कि आज अगर गोल्ड $2,680 पे ट्रेड कर रहा है, तो 2025 में 3,000, 2026 में 3,200, ये सब लेवल मैं देख कर रहा हूँ कंजर्वेटिवली। इन एग्रेसिव सिनारियो, सी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। लास्ट 6 महीने से ईरान की सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रही है, क्योंकि ईरान को क्या डर है, उनके पास कोई इतना बड़ा रिजर्व नहीं है रशिया जैसा। बट ईरान क्या सोच रही है कि अगर हमारा जो भी रिजर्व्स है या जो भी हमारे डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स है, यूएस उसको फ्रीज कर देगा, तो मेरे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। क्योंकि रशिया ने जब वॉर किया था तो 500 $550 बिलियन का रिजर्व फट से फ्रीज हो कॉन्फिस्केट गया। किया गया।
सो ईरानियन से सो कोई ना कोई नया रीजन आ जाता है। ईटीएफ की होल्डिंग नीचे में 79.5 मिलियन आउंस की थी, वो बढ़ के 85 एंड हाफ मिलियन आउंस हो गई है। सडनली न्यू बाइंग कमिंग अप। 2 साल से ईटीएफ में सेलिंग आ रहा था, सडनली लास्ट 3 महीने में ईटीएफ में बाइंग आ गया। सो कोई ना कोई आ जाता है, कभी ये सेंट्रल बैंक आ गया, कभी ये सेंट्रल बैंक आ गया। अभी रशिया, आज मैं न्यूज सवेरे पढ़ के चौकन्ना हो गया, रशिया की सेंट्रल बैंक सिल्वर बाई कर रही है। So these are the shocking revelations. They want to buy silver. वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सिल्वर में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सो मुझे नहीं याद है लास्ट कब रशिया ने या कौन सी सेंट्रल बैंक ने सिल्वर बाई। सेंट्रल बैंक हैव बीन बाइंग गोल्ड, सेंट्रल बैंक्स वर नॉट बाइंग सिल्वर। सो सेंट्रल बैंक सिल्वर बाई कर रहा है। सो ये सब नई नई चीजें निकल के आ रही है ये वर्ल्ड में। सो जो ट्रेडिशनल थियरी थी, जो पुराना इकोनॉमिक्स जो हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि हायर इंटरेस्ट रेट लोअर प्राइसेस ऑफ गोल्ड, नो, लास्ट ईयर हायर इंटरेस्ट रेट, हाई 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 गोल्ड, हाई 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 हाई। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल थियरी है ये सब कोई काम नहीं करती है आज के जमाने में। यहाँ पे इक्विटी भी ऑल टाइम हाई मारेगा, यहाँ पे गोल्ड भी ऑल टाइम हाई मारेगा, इक्विटी नीचे आएगा तो गोल्ड भी नीचे आएगा, ऐसे सब नहीं चलता था पहले। सो अभी धीरे धीरे ये जो पूरा वर्ल्ड ट्रांसलेट हो रहा है, इसमें वैल्यू गोल्ड की बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ये लोग करेंसी ऐसे छाप रहे हैं जैसे इनका खुद का ही प्रिंटिंग मशीन है, इनको किसी को जवाब नहीं देना है, ऐसे नोट छपी है और सिस्टम में है। ये करेंसी इतनी छपी थी, पूरे वर्ल्ड के हर असेट क्लास में तेजी हुई, और लास्ट में चाइना बाकी था, तो एक 10 दिन में ही चाइना का मार्केट 25% 30% ऊपर। सो ये सब क्या है? सब लिक्विडिटी है। पैसे का इतनी सारी लिक्विडिटी है, कहीं कभी ये चलता है कभी वो चलता है। तो ये सब में अगर पैसे की वैल्यू कम हो रही है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास क्या है? गोल्ड है। इट्स डिनोमिनेटेड इन डॉलर। जैसे जैसे करेंसी की वैल्यू कम होगी, ऐसे ऐसे आज यूएस में इतनी डेट है तो उनकी प्रैक्टिकली उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। कोई डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहा है, कोई यूएस के बॉन्ड नहीं ले रहा है, सब बाहर जा रहे हैं डॉलर से। तो वैल्यू डॉलर की कम हो रही है, तो गोल्ड इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, और गोल्ड की वैल्यू बढ़ने के कारण धीरे धीरे उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। सो भारतीय बाजार में कितना देख रहे हैं कुणाल भाई आप? मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो एट द क्रॉस रोड्स ऑफ रेट कट्स। सो अंटिल क्रूड $90 ना हो जाए, या 85-90 ब्रेंड ना हो जाए, तब तक द रेट कट का सिनेरियो रहेगा। और रेट कट अगर होता है इंडिया में आगे जाके, तो मेरा ऐसा मानना है कि पोस्ट रेट कट इंडियन रूपी इज लाइकली टू स्ट्रेंथन गोइंग फॉरवर्ड। सो धीरे धीरे रूपी शुड कम डाउन टू 82, 81, परहैप्स 80। तो अंडर दैट सिनेरियो मैं बेस केस अप्रिसिएशन इंडियन करेंसी में रखता हूँ 5% का। सो अगर इंटरनेशनल में मैं 10% से 12% गोल्ड बढ़ने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इंडिया में परहैप्स वो 7 to 8% ही अपसाइड आएगी। सो एक साल बाद जब हम बात कर रहे हैं आज अक्टूबर की, नेक्स्ट अक्टूबर में गोल्ड कंजर्वेटिव, मेरा वर्ड आप समझना, मैं कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ $3000 आएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूं कि गोल्ड A B C टारगेट, बड़े बड़े टारगेट, ये सब नहीं करना चाहिए। कंजर्वेटिव अप्रोच रखना चाहिए। 10% 12% वो गोल्ड है, वो कोई स्टॉक नहीं है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड कमा के दे रहा है। ओके, सो दिस इज गोल्ड। सो गोल्ड 10-15% देता ही रहने वाला है। सो 10% तो मिलेगा, इसीलिए मैं टारगेट दे रहा हूँ $3000 का। So India में that should translate into the upside of what, 80,000 around. So 80-81,000 के आसपास, कंजर्वेटिवली 81,000, और 81,000 तक जाना चाहिए नेक्स्ट साल तक। ओके, 3 महीने का प्लीज मत पूछना। आई एम नॉट गोइंग टू बी, मैं रिकमेंड ही नहीं करूँ कोई 3 महीना। अभी ऑलरेडी जो असेट क्लास 30% बढ़ा है, तो मैं आपको 3 महीने का व्यू दूँ और कोई भी रीजन से वो नीचे आता है तो आपका लॉस हो जाएगा। तो मैं 3 महीने का व्यू नहीं दूंगा, मैं अभी भी व्यू दूंगा 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का। अभी भी मुझे कोई बड़ी मंदी नजर नहीं आ रही है, नीचे में लेना ही है। और आ, अगर आप नीचे नहीं आएगा वो सोच के आपको काम करना है, तो थोड़ा 50% लेके रखिए,
नहीं आया तो जो 50% है उसको राइट की है, अगर फ्रेश एंट्री करना है तो। बट गोल्ड में ध्यान अभी भी तेजी का है। मुझे याद है हमने पहले इंटरव्यू किया था, जैसे आपने वो अक्टूबर नवंबर की बात की और फिर 1900 के आसपास था और आपने 2300 प्रिडिक्ट किया था, और फिर हम जब अगली मुलाकात में मिले थे आईआईबीएस में, तब हमने $2300 पहुंच गया था उस समय गोल्ड। मुझे याद है हमने एक इंटरव्यू अप्रैल 1900 पे अप्रैल में, भी यस। रिकॉर्ड किया था उसके बाद। यस, और 2300 के बाद फिर मैंने बाद में रिकॉर्ड किया था, तो उसमें आपने 2700 बोला था, और आज जो है हम 2700 के बारे में बात कर रहे हैं। सो कुणाल भाई, चांदी को कैसे देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि क्योंकि सेंट्रल बैंक्स तो चांदी खरीदते नहीं है, और रशिया की तरफ से भी ऐसा आ रहा है, तो इसके अलावा चाइना में भी स्टिमुलस पैकेज और रेट कट और ये सब बात हो रही, तो क्या चांदी का भाव भी तेज रहने वाला है वहां? कैसे देख रहे हैं आप? सो मुझे चांदी में गोल्ड से ज्यादा वैल्यू नजर आ रही है, डीप वैल्यू इन सिल्वर, when you look at the demand supply mismatch. So this would be third consecutive year when there is a deficit of 12.5% between demand and supply. जो गैप है वो 12.5% का है, डिमांड 12.5% से ज्यादा है विद सप्लाई। सो हम each and every year passing by, there is a डेफिसिट ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 12% इन सिल्वर। सो हर साल समझो ये पहले साल डेफिसिट है 10% का, सो वो डेफिसिट के नंबर पे और 10% का डेफिसिट आ रहा है, सो ये कंपाउंड होते जा रहा है डेफिसिट। सो ये सप्लाई साइड से बहुत बुलिश फिगर है। डिमांड साइड से द मेजर ऑफ द डिमांड कम्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एंड स्पेशली फ्रॉम सोलर। सोलर में जो बूम है वो चालू ही है और आगे जाके भी चालू ही रहेगा, बिकॉज वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स आर फोकसिंग ऑन द रिन्यूएबल्स, जिसमें वाटर, सोलर, दीज आर द की वे टू जनरेट न्यूक्लियर पावर और नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स। तो ये सब जो क्लीन एनर्जी है, ये सब का थीम कंटिन्यू ही रहेगा और उसमें सिल्वर लगने ही वाला है। सो सिल्वर का कंजम्पशन साइड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू लुक्स वेरी ब्राइट। सो दैट इज बुलिश। थर्ड, 10 साल से सिल्वर का सप्लाई ग्रोथ मिनिसिक्योर, देयर इज नो incremental growth in the silver supply across the world. The world was depending earlier on the silver scrap, and with the higher prices, the scrap have started to get exhaust. So at some point, market will start feeling tightness, and जो existing scrap आ रहा है वो भी absorb होते जा रहा है मार्केट द्वारा। सो सिल्वर में स्टेज सेट है कि इवन इफ चाइना का स्टिमुलस फुल फ्लेज आए या ना आए, चाइना में स्लो डाउन फिर से चालू हुए या ना हुए, सिल्वर की डिमांड और सप्लाई ये दोनों देखते हुए मेरा मानना ऐसा है, सिल्वर इज इन अ स्ट्रक्चरल बुल रन। और कंजर्वेटिवली, जैसे मैंने गोल्ड के लिए कहा, कंजर्वेटिवली मुझे 2025 नेक्स्ट दिवाली तक कंजर्वेटिवली मुझे लग रही है $35 to 36, एंड देन माई टारगेट वुड बी समवेयर एट $40। सो इसमें बहुत मैं कोई ज्यादा लेवल वेवल नहीं देखता हूँ चार्ट का, ये मेरा जो खुद का मैथ्स है वो सब अप्लाई करके, मेरे को चार्ट्स देखना आता नहीं है। ओके, सो आई डोंट नो चार्ट्स। मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ, डिमांड सप्लाई से तेज है, इसके प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं आगे जाके, और इसकी तेजी को रोकने के लिए कुछ बड़ा नेगेटिव चाहिए, जो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। कुछ मार्केट में ऐसा बड़ा कोई नेगेटिव है नहीं। सिल्वर बाई कीजिए आप, आपने अगर 90,000 के आसपास बाई किया है, 90 to 91,000 के आसपास, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे नेक्स्ट साल 6 फिगर का भाव हम कंफर्म देखेंगे। ये साल आ गया तो बोनस है, पर मैं जनरली आप लोग को राइट गाइडेंस देना चाहता हूँ। मैं जब सिल्वर के प्राइसेस 79,500 से बढ़ के 94,000 हो गया, तो मैं 94,000 में आपको बाई करने के लिए बोलूंगा, और 2,000 3,000 नीचे आ गया, आपको लगेगा कुनाल भाई की वजह से लॉस हो गया। सो इसलिए मैं आपको क्लैरिटी से बोल रहा हूँ, नीचे एवरेज करने का जगह रखना, 90,000 के आसपास लेना, 10% 15% तो आराम से बनेगा। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा तेजी लग रहा है, बट इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट कि मैं व्यूअर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट दे के पोजिशन में ल्योर करने के लिए रिकमेंड करूँ। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन भले कम है, मुनाफा मीट, उनका एक्सपेक्टेशन भले वो कम है, वो मीट होता है ना, वो मेरे लिए रिवॉर्ड है। सो मेरा मानना ऐसा है, सिल्वर 100% इन्वेस्टमेंट रखी है। $30, $29 का बॉटम समझो,
$30 फर्स्ट, सेकंड 29, उसके नीचे नहीं जाएगा। और धीरे धीरे मैंने कहा वो टारगेट $35-36 के टारगेट अपने को कॉमिक्स में एंड इंडिया में दैट शुड ट्रांसलेट इनटू समवेयर बिटवीन 1,10,000 1,15,000 के आसपास नेक्स्ट साल तक सिल्वर आने का पोटेंशियल लग रहा है। तो कुणाल भाई, जाते जाते आखिरी सवाल क्रूड को लेके मैं पूछना चाहूंगा। कुछ लोग कमेंट में क्रूड का भी पूछते हैं, और चूंकि आपका व्यू रहता है क्रूड के ऊपर, तो वहां पर क्या देख रहे हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन से वहां पे काफी हलचल है, और 5-7% की तेजी पिछले एक हफ्ते में आ चुकी है। तो क्रूड को कैसे देख रहे हैं आप यहाँ से? क्रूड में एक डायलॉग कहूंगा मैं, पिक्चर अभी बाकी है। सो ये जब जियोपॉलिटिकल, मैं अभी अभी भी मैं आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस एंड से ऐसा कुछ नहीं हो, बट अगर इसराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक करता है, सी यू सी व्हाट इसराइल इज डूइंग, उसने जो जो अभी तक कहा है वो सब करके दिखाया है। और इसराइल ने कहा है कि मैं ईरान की ऑयल फैसिलिटी पे अटैक करूंगा। देयर इज अ ट्रेमेंडस प्रेशर बिकॉज ऑफ यूएस इलेक्शन, उनको यूएस भी प्रेशराइज कर रहा होगा मत करने के लिए। पर मुझे जो नेतन्याहू है उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी स्पीच से समझ में आता है वो किसी की सुनने वाला नहीं है। वो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जैसे ही कमेंट किया, आधे घंटे के अंदर रिटेलिएट कर दिया, भाई आपको हमको हेल्प देना है, दो मत दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम हमारा कंट्री के लिए फाइट कर रहे हैं, हम कंटिन्यू वी विल कंटिन्यू टू फाइट। सो ये सब चीजें देख के मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ रही है कि ये सब टाइम में आपको बने रहना है, बस दैट्स इट। अभी बने रहना है, पर आपने प्राइस का कुछ टारगेट नहीं बताया। क्रूड। क्रूड क्रूड मुझे लग रहा है कि कंजर्वेटिवली WTI is heading towards 80 to 85 and Brent is heading towards 90 to $95 because अगर ये मेरा अगर इसराइल ने अटैक नहीं किया, ओके, तो शायद ये प्राइस टारगेट फेल हो जाएगा। पर जो वो लोग ने अभी इंडिकेशन दिए है ऐसा कुछ कर दिया, तो मुझे लग रहा है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। माय व्यू इज हैविंग अ मेजर वेटेज ऑफ इसराइल एंड ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर कुछ भी अटैक होता है, समझिए क्रूड की मार्केट 103 मिलियन बैरल की मार्केट है, उसमें 3.5 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करता है ईरान। सो कोई भी रीजन से समझो 1.5 या 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन अगर निकल जाता है मार्केट से बिकॉज ऑफ इसराइल अटैकिंग ऑन ईरान, तो मार्केट में अभी फिलहाल 7 लाख बैरल की डेफिसिट चल रही है। तो 7 लाख प्लस लेटेस्ट से 2 मिलियन बैरल उड़ गया, तो 2,70,000 मिलियन टन का, मिलियन बैरल्स का सीधा डेफिसिट आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डेफिसिट हो जाएगा, तो ऑयल विल रिएक्ट एब्रप्टली। पर ये जब ऊपर जाएगा, उधर ऊपर जाके सस्टेन ज्यादा नहीं होगा, दो रीजन से। जैसे ही ये होता है ऐसा कुछ, तो यूएस अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से ऑयल बेचना चालू कर देगा, और दूसरा ओपेक प्लस रशिया सऊदी अरेबिया ये सब अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का चालू कर देंगे। सो एक शॉक आ सकता है ऑयल में, बट सस्टेन होगा कि नहीं, आई हैव माय ओन डाउट्स। चलिए कुणाल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके सोने चांदी और क्रूड पर। माय प्लेजर। बहुत ही बढ़िया लगा, धन्यवाद आपका। और दोस्तों, यहाँ पर जाते जाते मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई माय प्लेजर। ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। और आप अगर कोई ट्रेडिंग करते, इन्वेस्टमेंट करते, खरीदारी बिकवाली कुछ भी करते, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। कुणाल भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, वीरेंद्र जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गोल्ड मार्केट के लिए, सब अलग अलग गैस को लेके आ रहे हैं। आपका जो भी व्यूअरशिप बेस है वो और भी बढ़े, और काफ़ी शुभकामनाएं। आपकी चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है गोल्ड मार्केट के लिए, बुलियन इंडस्ट्री के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। थैंक यू कुणाल भाई, थैंक यू सो मच।